ये है क्लास सेवन्थ इंग्लिश रत्ना सागर चैप्टर द गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, जो लिखा हुआ है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। क्रिसमस कारोल यानी एक संगीत जो क्रिसमस पर गाया जाता है। ये इनमें से महानतम क्लासिक्स में से है जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखे हुए हैं। इस स्टोरी के ज़रिए चार्ल्स डिकेंस हमें ये बताना चाहती हैं कि किसी भी इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उसको एक साथी की ज़रूरत होती है, फीलिंग की ज़रूरत होती है, सिंपैथी की ज़रूरत होती है। एबिन्जर स्क्रूज यानी जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं वो बहुत ही लालची है, बहुत ही कंजूस हैं, बहुत ही लालची है। वो एक बिजनेसमैन भी हैं जो किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, स्पेशली उनके काम करने वाले डर्क बॉब के साथ। और वो गरीबों की मदद भी नहीं करते और क्रिसमस से नफरत करते हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी समाज ने उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया अपने यहाँ से, यानी कोई भी ज़्यादा उनसे नहीं मिलता। और पर फिर भी स्क्रूज का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया गया हुआ है एक क्रिसमस के शाम जब स्क्रूज अपने घर आए, अपने नेफ्यू यानी अपने भतीजे को मना करते हुए कि क्रिसमस का डिनर वो उसके साथ नहीं करेंगे, ना ही किसी क्रिसमस की किसी भी पार्ट में वो हिस्सा लेंगे, और क्रिसमस को वो एक बकवास चीज़ बताते हैं। उसी शाम उन्हें अपने एक लेट पार्टनर यानी मर चुके बिजनेस पार्टनर के गोश्त, जिनका नाम है मार्लिस, जो जैकब मार्ली का गोश्त, जो अपनी ही जिंदगी में स्क्रूज की तरह ही लालची थे, कंजूस थे और बिजनेसमैन भी थे, वो उनसे मिलने के लिए आया। मतलब उनका लाइफ, जो उनके बिजनेसमैन में जो उनका पार्टनर था जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनका गोश्त उनसे मिलने के लिए आया। उस गोश्त ने बड़ी बड़ी हैवी चेन्स पहनी हुई थी और वो अपनी किस्मत पर रो रहा था। माली के गोश्त ने स्क्रूज को बताया कि वो उन लिपटी हुई चेन पर बहुत ही कष्ट भोग रहा है, बहुत ही कष्ट हो रहा है उसकी चेनों से। उसे ये चेन उसकी लाइफ की वजह से मिली है, जो उसने लाइफ में किया हुआ है, और वो बहुत ही दुख महसूस करता है कि उसने इस तरीके की कैसी लाइफ जी हुई है, बेकार लाइफ जी थी उसने, और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब वो मर चुका है। फिर गोश्त बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें वॉर्न करने के लिए, यानी स्क्रूज से वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर वॉर्न करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस बचा हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास चांस है, और तुम्हारे पास अभी भी उम्मीद बची हुई है कि तुम मेरी जैसी किस्मत से बच सकते हो। वो स्क्रूज को ये उसकी अच्छाई के लिए ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छाई के लिए बताता हूँ कि तुम्हारे से मिलने के लिए तीन स्पिरिट आएंगे, तीन गोस्ट आएंगे, तीन भूत आएंगे तुमसे मिलने के लिए। और इतना बात बोलने के बाद उनके जो दोस्त की जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब जो थ्री स्पिरिट उससे मिलने वाली थी उनमें से पहली स्पिरिट थी, द फर्स्ट स्पिरिट वाज गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट ये पहली स्पिरिट थी जो स्क्रूज से मिलने आई थी। इसका जो शरीर था वो बहुत ही अजीब था। वो एक दिखने में एक बच्चे की तरह था, पर बिल्कुल भी बच्चा नहीं लग रहा था। वो लग रहा था एक स्मॉल ओल्ड मैन की तरह, एक बूढ़े की तरह, जो कि बहुत छोटा था। उसके बाल बहुत ही सफ़ेद थे, जो कि शायद उसकी एज की वजह से हो चुके थे। उसका बालों की हेयर वाइट होने की वजह से वो देखने में वो बूढ़ा लग रहा था, पर उसका चेहरा अभी भी जवान था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जो बहुत ही टिमटिमा रहे थे, और उसके सफ़ेद कपड़े हुए थे और एक टिमटिमाती हुई बेल्ट पहनी हुई थी। और बहुत ही अजीब चीज़ वही उसके रूप में देखी जा सकती थी, वो थी एक चमकदार लाइट जो कि उसके सिर के ऊपर से आ रही थी और बिल्कुल चमक रही थी और सभी चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को चमका रही थी। तो इस वही स्पिरिट जिसका नाम था गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, वो स्पिरिट उस स्क्रूज को पुराने समय में ले गई जब वो स्कूल डेज में था, यानी स्कूल के दिनों में ले गई, और उन क्रिसमस के दिनों में जब वो क्रिसमस को एक छोटे बच्चे के रूप में बहुत ही इंजॉय करा करता था। और उसे वह समय भी उसने दिखाया जब वो अपने बोर्डिंग स्कूल में ऐसा है और बहुत ही अकेला रहता था। उसने दिखाया कि किस तरीके से ने अपने प्यार करने वाली उस लेडी को, जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी केयर करती, उस वुमेन को भी उसने खो दिया अपने लालच की वजह से, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो सिर्फ मनी में था। अगले दिन उस गोश्त के पास
अगली जो विजिटर था, नेक्स्ट विजिटर था द गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। पहले पास्ट था, अब प्रेजेंट आया है, यानी वो अब का समय दिखाने वाला है। ये गोस्ट जोली स्वभाव का था, यानी खुश मिजाज स्वभाव का था, जिसने ढीले कपड़े पहने हुए थे। वो हरी सी रस्सियाँ की जो धारियाँ थी उस पर बनी हुई थी, बॉर्डर बनी हुए थे, और वाइट फर लगे हुए थे। उसने दिखाया स्क्रूज को कितने खुशी वाले जो दिन है, खुशियाँ और कितने आनंद वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उसने क्या कर दिए हैं, मिस कर दिए हैं क्रिसमस की पार्टी में पार्टिसिपेट ना कर कर। वो स्क्रूज को एक टूर पर ले गया, जहाँ पर मतलब घुमाने के लिए ले गया, जहाँ पर उसने दिखाया कि कैसे गरीब इंसान जो लोग हैं, गरीब लोग, वो कैसे अपने इस क्रिसमस को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। वो बॉब यानी उनके के पास काम करने वाले बॉब क्रैचिस्ट की फैमिली के पास भी उन्हें ले गया, और फिर उनके पास ले जाने के बाद वो अपने उनके जो भतीजे थे जिन्होंने उन्हें स्क्रूज को क्रिसमस की इवनिंग पे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा था, जिनको स्क्रूज ने बड़ी ही बेरुखी से अपने भतीजे को मना कर दिया था ज्वाइन होने के लिए क्रिसमस डिनर पर, उसके पास भी उन्हें लेकर गया था उन्हें दिखाने के लिए। अब वो क्रिसमस भी, वो जो स्पिरिट थी वो भी चल जा चुका था। अब नेक्स्ट जो विजिटर था वो था क्रिसमस येट टू कम, जो लास्ट विजिटर था। इस स्पिरिट ने काले कपड़े पहने हुए थे, जो कि सिर से पैरों तक ढका हुआ था। उसका जो चेहरा था और उसका शरीर का आकार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो। इस पिक्चर में पूरा देखा हुआ है कि इसका पूरा शरीर ढका हुआ है, सिर्फ इसके हाथ ही दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर यही बताया गया है, इसमें बताते हैं कि वो उसका जो शरीर है वो पूरा शरीर से लेकर पैरों तक ढका हुआ था। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही उसका जो शरीर का आकार है वो दिखाई दे रहा था, एक्सेप्ट उसके हाथ भी दिखाई दे रहे थे, जो उसके हाथों के साथ साथ उसकी फिंगर्स भी बाहर की तरफ आ रही थी, मतलब फिंगरों से वो किसी की तरफ इशारा कर रहा था। स्क्रूज उसको देखकर बहुत ही डर गया था। वो डर की ठंड से कपकपा रहा था। स्पिरिट वो इसलिए कपा रहा था क्योंकि स्पिरिट बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी और बहुत ही डरावनी लग रही थी और बहुत ही शांति से बिल्कुल खड़ी हुई थी और किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी। तो स्क्रूज उस गोश्त से कहता है कि आर यू द गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, क्या आप ही वो गोस्ट ऑफ क्रिसमस हो जो आने वाले थे लास्ट में। तो स्पिरिट इस पर कोई जवाब नहीं देती, वो आत्मा कोई भी जवाब नहीं देती, बस इशारा कर रही होती है किसी सामने अपने हैंड से, अपनी फिंगर से। तो स्क्रूज कहते हैं कि तुम जो भी मुझे दिखाना चाहते हो, ठीक है, वाट एवर यू आर गोइंग टू शो मी, मतलब तुम मुझे दिखाना चाहते हो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है ना। तो इस समय जो स्पिरिट है वो अपने शरीर में थोड़ा मूवमेंट करती है और अपना सिर हिलाती है, और यही लास्ट था जो स्क्रूज ने मतलब जो भी स्पिरिट ने आखिरी बार उसको जवाब दिया था। नेक्स्ट बताया गया है इस पर भी जो स्क्रूज है वो डर के कपकपा रहे थे। फिर नेक्स्ट बताते हैं जो स्क्रूज है वो कह रहे हैं स्पिरिट मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, पर मैं जानता हूँ जो भी तुम मुझे दिखाने वाले हो वो मेरे लिए ही है, मेरे भले के लिए, और जहाँ भी तुम मुझे ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट जो गोस्ट है उसको फ्यूचर की तरफ ले जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको दिखाने वाला है कि क्या डेथ होने वाली है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ उसको दिखाने वाला था। तो वो दिखाता है उसको फ्यूचर में डेथ, और वो किसकी डेथ थी यहाँ पे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एक ओल्ड सिनर यानी बुरे इंसान की, बूढ़े इंसान, और एक टाइनी टिम कौन था, जो उनके पास करने वाला बॉब क्रैचिस था, उनके पास करने वाला जो इंसान था बॉब, उसके बेटे की और एक बूढ़े इंसान की वहाँ पर डेथ हो चुकी थी। तो स्क्रूज इस पर पूछते हैं, ओ स्क्रूज मतलब बोलते हैं ओ स्पिरिट मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत समय हो चुका है एक साथ समय बिताते हुए, पर अब समय हो चुका है हमें अलग होने के लिए, अब हमें अलग होना होगा। पर मुझे जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कौन वो बुरा इंसान है, कौन वो पापी है जो बेड पर लेटा हुआ है, बेड पर पड़ा हुआ है, मरा हुआ, डेथ हो चुकी है जिसकी। क्योंकि बच्चे को तो वो जानता था, टाइनी टिम जो कि उनके कर्मचारी जो उनके पास काम करता था, बॉब क्रैचिस उनका बेटा था, उस बच्चे को तो वो जानता था, पर ओल्ड को नहीं जानता था कि वो ओल्ड इंसान कौन है जो उस पर लेटा हुआ है, मतलब मरा हुआ है।
तो वो उसको ले जाता है चर्च यार्ड में, मतलब चर्च के मैदान में। और वहाँ पर वो एक आयरन गेट से, एक लोहे के गेट से इशारा कर रहा होता है चर्च के मैदान को, जहाँ पर कब्र है, ठीक है, उस तरफ इशारा कर रहा होता है। और वो बहुत ही छोटी सी यार्ड थी, बहुत ही छोटी सी यार्ड थी, जगह थी चर्च की, जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था और बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया था, उस जगह को कोई आता जाता नहीं था। और वहाँ पर उस कब्र पर बहुत सारे वीड्स निकले हुए थे। वीड्स यानी होते हैं छोटे छोटे से पौधे जो अनवांटेड प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं। ऐसे प्लांट्स उस ग्रेव्स पर, उस कब्र पर उगे हुए थे। स्पिरिट वहीं पर खड़ी रही और उस ग्रेव की तरफ, उस कब्र की तरफ इशारा करती रही, जो उनमें से एक ग्रेव थी। तो स्क्रूज उसी कब्र के पास पहुंचा और बोलता है कि मैं इस कब्र पर नाम पढ़ने से पहले, ठीक है, कि मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। जो भी तुम मुझे दिखा रहे हो, जो भी ये शैडो मुझे दिखाई दे रही है, क्या ये सच में होने वाली है या इसका कुछ मतलब है, क्या ये होंगी या हो भी सकती हैं। तो ये पूछा था स्क्रूज ने। तो स्पिरिट इस पर भी कोई जवाब नहीं देती और वो दोबारा से उस कब्र की तरफ इशारा करती रहती है। फिर स्क्रूज कहता है, मैं जानता हूँ मैं जो इंसान है वो बहुत से काम कार्य करता है और बहुत ही गलत कार्य कर भी सकता है, और उनके साथ साथ उसके साथ भी कुछ बुरा ही होता है। पर अगर क्या हो, वो इंसान अपने जो कुछ समय बाद वो बदल जाए और अच्छा काम करने लगे, वो बदल जाए, तो क्या एंड जो है उस इंसान का वैसा ही होगा। वो उस इंसान को, मतलब उस बूढ़े की चिता को देख सोचते हुए सोच रहे हैं ये बात कि एक बुरा इंसान की मौत हुई थी वहाँ पे। तो इसी बात को सोच रहे हैं कि उसने कुछ बुरे कार्य करे होंगे, तभी उसके साथ उसकी जो डेथ है वो बहुत ही बुरी हुई है। अगर वो बदल जाता, अगर वो आखिरी समय में बदल जाता, तो क्या उसका जो डेथ है, जो उसका जो आखिरी समय है, क्या वैसे ही होता जैसा अब है। तो इस पर भी वो कुछ नहीं बोलती, जो स्पिरिट है बिल्कुल भी मूव नहीं करती। तो स्क्रूज उस बहुत ही कांपता हुआ, उस अपने हाथों को कांपता हुआ उसी कब्र के पास की तरफ जाता है, जहाँ पर वो स्पिरिट इशारा कर रही थी अपनी फिंगर से। और उस पर, उस गंदी सी जो ग्रेव थी उसको साफ करते हुए वो पढ़ता है, उस पर नाम लिखा हुआ होता है एबिन्जर स्क्रूज। एबिन्जर स्क्रूज ये खुद ही थे। तो वो कहता है, क्या मैं ही वो इंसान हूँ जो उस बेड पर पड़ा हुआ है, उस कब्र पे पड़ा हुआ है, मतलब उस वो जिसकी डेथ हो चुकी है। तो वो स्पिरिट फिर से उसी कब्र की तरफ इशारा कर रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो एबिन्जर स्क्रूज कहती हैं, नहीं नहीं स्पिरिट, बिल्कुल मुझे बोल दो कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर फिर भी स्पिरिट उसी की तरफ इशारा कर रही है, उस ग्रेव की तरफ। अब वो कहता है एबिन्जर स्क्रूज, स्पिरिट, मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ जैसे मैं पहला हुआ करता था, मैं बदल चुका हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं बदल चुका हूँ। क्या फ़ायदा ये सब चीज़ मुझे दिलाकर, अगर कोई भी उम्मीद ना हो, अगर मेरे लिए कोई उम्मीद ही नहीं हो, तो क्या फ़ायदा ये सब चीज़ तुम मुझे दिखा रहे हो। और ये कहकर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहता है उस स्पिरिट से, तुम बहुत ही अच्छी स्पिरिट हो, बताओ कि, मतलब मुझसे कहो कि तुम मुझ पर अभी भी दया करते हो, मुझ पर तुम्हें दया आ रही है। टेल मी, मुझे बताओ कि मेरे लिए अभी भी उम्मीद बची हुई है। ये कहते हुए वो बहुत ही नाउम्मीदी से भी वो उस स्पिरिट की हाथों को पकड़ लेता है, उस आत्मा के हाथों को पकड़ लेता है, और स्पिरिट अपने हाथों को छुटाने की कोशिश करती है। और फिर अचानक वो एबिन्जर स्क्रूज नोटिस करता है कि उस स्पिरिट में कुछ चेंजेस आने लगे, उस आत्मा में कुछ चेंजेस आने लगे। वो आत्मा जल्दी जल्दी श्रिंक होने वाली लगी, यानी सिकुड़ने लगी। और सिकुड़ते सिकुड़ते वो छोटी होती चली गई, बहुत छोटी होती चली गई। और छोटे छोटे होते ही वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई, वो गायब हो गई। और वो गायब होकर, कोलैप्स होकर एक बेड पोस्ट में बदल गई। ठीक है, बेड पोस्ट यानी एक बेड में बदल गई, जो कि एक कमरे में रखा रहता है, कमरे के किनारे। और फिर वो देखता है कि वो बेड पोस्ट किसका था, वो खुद का, उसी इंसान का, मतलब एबिन्जर स्क्रूज का ही बेड था। वो एबिन्जर स्क्रूज का ही रूम था, जहाँ पर वो है खुद। और वो बेस्ट ऑफ ऑल, ये वही समय था, जो समय वो देख रहा था उस समय से पहले का समय था ये। मतलब कि अब यहाँ से हमें पता चलता है कि एबिन्जर स्क्रूज अभी तक सपना देख रहा था, क्योंकि वो अब बेड पर था, वो जाग चुका है अपनी नींद से। वो उसने अपना बेड देखा, अपना रूम देखा, वो समझ गया था कि वो सपना देख रहा है। और वो अब बेस्ट ये था कि अब जो समय था वो खुद का था, मतलब वो अपना समय बना सकता था, अपना समय अच्छा बना सकता था खुद के लिए।
तो अब उसने क्या कहा कि वो कहता है कि मैं अब पास्ट में भी जीऊँगा, प्रेजेंट में भी जीऊँगा, फ्यूचर में भी जीऊँगा। मतलब वो पास्ट की जो पहले उन्हें उसने ख़राब कर चुकी हैं चीज़ें, उनको भी सही करूँगा, प्रेजेंट की लाइफ भी अच्छे से जीऊँगा और फ्यूचर के लिए भी अच्छा काम करूँगा। तो ये कहते हुए वो अपने बेड से उठ जाते हैं और कहती हैं ये तीनों आत्माएं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो मुझे बता कर गई हैं, मुझे समझा कर गई है, हाँ, ये हमेशा मेरे अंदर रहेंगी। और आखिर में एबिन्जा स्क्रूज वापस से वही दयालु इंसान बन गए, बहुत ही खुश मिजाज इंसान जैसे कि वो जवानी में रहा करते थे। वो अब एक क्रिसमस टर्की, जो कि क्रिसमस के दिन खाया जाता है बनाकर, एक चिकन की तरह ही होता है, तो उस टर्की को अपने काम करते, जो उसके पास काम करता था बॉब क्रैचिस्ट, उसके पास ले गए और उन्होंने फ्रेड, जो उन्हें अपना भतीजा था, उसके फ्रेड की पार्टी को भी ज्वाइन किया, अटेंड किया उसको। और बाद में जो बॉब था उसकी सैलरी में भी इंक्रीज कर दिया, उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। और उनके बेटे जो कि टीनी टिम था, जो कि इन्होंने देखा था सपने में, जिसकी डेथ हो चुकी थी, जो कि बहुत ही बीमार रहता था, तो उसकी भी देखभाल करने लगे, जिससे कि उनका जो टीनी टिम है, जो छोटा बच्चा है, वो जल्दी ही उस बीमारी से रिकवर हो गया और वो बच भी गया। तो ये यहाँ कहानी ख़त्म होती है। और ये कहानी ख़त्म होती है तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।